नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है नॉसफेरेतु 2024 की कहानी। सोचिए कि आप अपने काम से एक कासल में गए हैं जिसका ओनर एक ड्रैकुला है। आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, जिसके आते ही अफरा तफरी मच जाती है। और दोस्तों, नॉसफेरेतु 2024 ब्रैम स्टोकर के नॉवल ड्रैकुला पे आधारित है और 1992 में इसी पे बनी थी मूवी और ये उसी का रीमेक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है एक लड़की एलन से, जो एक अंधेरे कमरे में अकेली रो रही थी और रोते हुए वो किसी को पुकार रही थी। दोस्तों, वो बुला रही थी अपने गार्डन एंजल को। तभी वहाँ गार्डन एंजल आता है जिसका हम चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन वो एलन से कुछ कहता है और फिर अचानक से एलन एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच जाती है और एक भयानक एंटिटी उसका गला दबाना शुरू करती है, जिससे एलन बुरी तरह तड़प रही थी। और यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आती है और अब एलन की शादी हो चुकी है और उसका पति है थॉमस, जो कि रियल एस्टेट एजेंट है और ये दोनों ही जर्मनी के एक शहर में रहते हैं। दोस्तों, थॉमस और एलन में बहुत प्यार था और इनकी हाल ही में शादी हुई है। थॉमस एलन का काफी अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन एलन अपने बुरे सपनों से ज्यादा परेशान रहती है और इसी वजह से थॉमस काफी परेशान रहता है क्योंकि उसे एलन की फिक्र है। एलन उसके इलाज के लिए पूरी कोशिश करता है, जिसमें उसके काफी पैसे भी लग गए थे। खैर, अब थॉमस अपने काम पर जाता है जहां उसका बॉस हेयरनॉक उसे एक क्लाइंट के बारे में बताता है, जो कि है काउंट ऑरलॉक। और इसी से मिलने थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया के सफर पे निकलना है, जो अब रिटायर होके उनके शहर में एक घर लेना चाहता है। और उसने रिक्वेस्ट की है कि उसके पास एक एजेंट को भेजा जाए और इसके लिए थॉमस को काफी पैसे मिलेंगे, जिससे वो और उसकी पत्नी एक नया घर ले सकते हैं। लेकिन थॉमस इतने दिनों के लिए अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कंपनी में अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए वो मान जाता है। अब ये बात थॉमस अपनी बीवी एलन को बताता है। वो काफी टेंस थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि थॉमस अगर इस ट्रिप पे जाएगा तो उनकी लाइफ में काफी परेशानी आएगी और शायद इन परेशानियों से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बीच एलन के नाइटमेयर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और वो अपने पति के लिए काफी परेशान थी। इसलिए थॉमस अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाके अपने दोस्त फ्रेडरिक और उसकी वाइफ के घर छोड़ जाता है। रात को एलन को हम एकदम से नींद से उठते देखते हैं और वो अपने बाल काट के उस लॉकेट में रख देती है और थॉमस के अगले दिन निकलने से पहले वो उसे नेकलेस दे देती है, जो कि हार्ट शेप का था और उसी के अंदर एलन की निशानी के तौर पर उसके कुछ बाल थे। जिसके बाद थॉमस उस ट्रिप पे निकल जाता है और इधर फेडरिक की दोनों बेटियों के साथ एलन अपना टाइम बिताने लगती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी तरह का डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और एक बुक में एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख रहा था और इसी के साथ वो अपने लॉर्ड को समन करने लगता है, लेकिन अब ये इंसान कौन है ये हमें नहीं पता है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो चलते चलते एक गांव में पहुंचता है जो बर्फ से ढका हुआ था। वहाँ के लोग थॉमस को अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन थॉमस वहाँ के लॉज के ओनर से एक रात वहाँ बिताने को कहता है। पूछने पे वो बताता है कि वो आरलॉक के कासल में जा रहा है और ये नाम सुनते ही गांव वाले काफी डर जाते हैं और वो थॉमस को बताते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उस कासल में न जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि हमें यह भी पता चलता है कि वहाँ के लोग ये नाम लेने से भी डरते थे। हम देखते हैं कि एक लेडी थॉमस के लिए प्रे करती है और उससे कहती है कि आरलॉक की छाया पड़ने से भी इंसान को बुरे सपने आने लगते हैं और जितनी जल्दी हो सके थॉमस यहाँ से चला जाए। खैर, इन सब चीजों को थॉमस इग्नोर कर सो जाता है, लेकिन बीच रात में थॉमस की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि बहुत सारे लोग हाथ में मशाल पकड़े एक लड़की को घोड़े पे बैठा के ले जा रहे थे जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। और तभी उनके सामने एक ग्रेव आ जाती है और वो ग्रेव एक वैम्पायर की थी। उस ग्रेव को खोल के वो उसकी लाश में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देते हैं, जिससे लाश के मुंह से खून बाहर आता है। ये देखते ही थॉमस उन्हें चिल्ला के रोकता है और अचानक से थॉमस की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये एक सपना था, लेकिन उसके जूते मिट्टी में सने हुए थे, यानी ये कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही थॉमस जब उस गांव से निकल रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि अचानक से ये पूरा गांव खाली हो गया था और वहाँ एक भी इंसान भटक नहीं रहा था। खैर, अब थॉमस आगे बढ़ता है। चलते हुए वो एक अंधेरी जगह पे पहुँचता है जहाँ थॉमस को लेने एक हॉर्स कार्ट आती है जिसमें कोई नहीं बैठा था और उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है
और थॉमस उस गाड़ी में बैठकर सीधे कासल की तरफ जाता है। जाते हुए थॉमस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ऑरलॉक से मिलने जाता है। कासल का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा था ऑरलॉक, जिसे देख के थॉमस डर जाता है। क्योंकि थॉमस वहाँ लेट पहुँचा था, इसलिए ऑरलॉक उसे काफी गुस्सा होता है और यहाँ वो थॉमस को ऑर्डर देता है कि वो उसे सर नहीं बल्कि योर लॉर्ड बुलाए। और ये बात थॉमस को अजीब लगती है। अब डिनर टेबल पे थॉमस उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाता है और जब ऑरलॉक उसे खाना खाने को कहता है तो खाते खाते थॉमस का हाथ कट जाता है और उसकी खून की खुशबू ऑरलॉक को मानो उसकी तरफ खींच रही थी। वो थॉमस की फर्स्ट एड करने को कहता है, लेकिन ऑरलॉक का चेहरा इस वक्त देख के थॉमस इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है जो बच्चों के साथ काफी अच्छे से खेल रही थी। उसका मन एक बच्चे की तरह है और वो काफी सीधी सादी लड़की है। यहाँ वो ऐना को अपने अंदर की फीलिंग्स बताती है जो कभी कभी उसे आती है। ये सुनना ऐना के लिए अजीब था, लेकिन वो एलन को समझती है और उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस को होश आता है और अब ऑरलॉक वहाँ नहीं था। पूरा कासल खाली और खंडहर लग रहा था। अब थॉमस उस कासल की छानबीन करता है। उसे एक कमरे में एक शीशा मिलता है और वो देखता है कि उसके सीने पे काटने के निशान थे, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाता। अब रात में ऑरलॉक एक पुरानी भाषा में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट थॉमस को साइन करने के लिए कहता है। वो बताता है कि ये भाषा उसके पूर्वजों की है। ऑरलॉक की नजर उसी पेंडेंट पे जाती है जो एलन ने थॉमस को निकलने से पहले दिया था और वो उसे थॉमस से मांगता है। अब वो थॉमस को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और थॉमस डरते डरते वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, जिसके बदले में ऑरलॉक उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली देता है। थॉमस अब वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ऑरलॉक उसे कहता है कि बीमारी में सफर नहीं करना चाहिए और वो वहीं रह के आराम करे। ये कहने के बाद ऑरलॉक एलन के पेंडेंट को अपने साथ ले जाता है। अब थॉमस की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था और उसे अब अपने सीने पे तो और दांत के निशान दिखाई देते हैं। थॉमस यहाँ को समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जान गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट को खोल नहीं पाता। तभी उसे बेसमेंट का दरवाजा दिखता है और जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक कॉफिन दिखाई देता है और उस कॉफिन के अंदर था ऑरलॉक, जो कि एक सड़ी हुई लाश था। ये देखकर थॉमस इतना ज्यादा डर जाता है कि पास ही में पड़े हुए एक्स को लेकर ऑरलॉक को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता सूरज डूब जाता है और ऑरलॉक जिंदा हो जाता है। ये देखकर थॉमस वहाँ से भागता है और उसके पीछे ऑरलॉक के कुत्ते लग जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद कर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑरलॉक उस पेंडेंट को सूंघकर कुछ पढ़ने लगता है, जिससे एलन उसकी तरफ खींचने लगती है। वो एलन को कंट्रोल कर रहा था और इधर कासल के अंदर हम देखते हैं कि काउंट ऑरलॉक अपने ड्रैकुला के असली रूप में आता है और थॉमस का खून पीने लगता है। उधर जर्मनी के शहर विस्बर्ग में हम देखते हैं कि एलन को दौरे पड़ने लगे थे और यहाँ फेडरिक डॉक्टर विल्हेम को बताता है कि पहले भी एलन को दौरे पड़ चुके हैं और अब उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। साथ ही में ये भी पता चलता है कि एलन की तबीयत जब बिगड़ती है तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलने लगती है। वो बेकाबू ना हो जाए इसलिए डॉक्टर को उसे बेहोश रखना पड़ता है। जिसके बाद हम कासल का सीन देखते हैं और मौका पाकर थॉमस कासल से बाहर निकल के नदी में कूद जाता है और उधर इतने दिनों से थॉमस का कोई साइन नहीं, ना ही इन्हें कोई चिट्ठी मिली है, जिसकी वजह से एलन काफी परेशान हो जाती है और उसकी फेडरिक से लड़ाई हो जाती है। फेडरिक कहता है कि वो थॉमस की खबर लेने के लिए किसी को भेजेगा और अब जब फेडरिक अपनी वाइफ एना से बात कर रहा होता है तो एकदम से ही एलन को वापस दौरे पड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर विल्हेम को देखते हैं, जिनके पास उनका एक कर्मचारी आता है जो उन्हें बताता है कि उनके यहाँ एक नया पेशेंट आया है जो कि अजीब से आवाजें निकालता है और गुर्राने लगता है और उसने 3 भेड़ों को अपने हाथों से फाड़ के मार दिया, जिसके बाद वो उन्हें कच्चा ही खा गया। अब उस पेशेंट को देखने डॉक्टर विल्हेम जाते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि थॉमस का बॉस हारनॉक था। वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और ये डॉक्टर को बताता है कि उसका लॉर्ड विस्बर्ग आने वाला है, यानी कि काउंट ऑरलॉक। हाँ दोस्तों, हारनॉक ही वो आदमी था जिसने ऑरलॉक को बुलाने का रिचुअल किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे वो उसका सेवक बन चुका है।
ये बताने के बाद वो एक चूहे को कच्चा मार के खा जाता है। दूसरी तरफ एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और ये देख के डॉक्टर विलियम फेडरिक को उसके टीचर के बारे में बताते हैं जो स्विट्जरलैंड में उसे पढ़ाया करते थे, जो कि है डॉक्टर फ्रांस, और वो स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए अब डॉक्टर विलियम उनसे मदद मांगेगा क्योंकि उन्हें एल्केमी से लेके ओकल्ट तक सारी जानकारी थी। दोस्तों, उधर नदी में कूदने से थॉमस बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ नन थॉमस को अपने साथ ले जाती हैं और उसका इलाज करती हैं। हम देखते हैं कि थॉमस का शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता है और उसके जहन में अभी भी आर लॉक की यादें थीं, जिससे डर कर वो उठ जाता है। इनमें से एक नन थॉमस से कहती है कि काउंट ऑरलॉक की आत्मा को शैतान सुरक्षित रखता है ताकि वो जिंदा लाश की तरह इस दुनिया में रह सके, और थॉमस उसकी चपेट में आ चुका है, इसलिए उसे वहीं रुकना होगा क्योंकि वो भगवान का घर है और ऑरलॉक वहां नहीं आ सकता। लेकिन थॉमस ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो वापस आएगा और अब वो जानता है कि ऑरलॉक की नजर एलन पे है, इसलिए हजार परेशानियां होने के बावजूद भी वो सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि ऑरलॉक एक कॉफिन में बंद होकर एक नाव के जरिए विस्पर की तरफ निकल चुका था ताकि वो एलन को पा सके। हम देखते हैं कि उस नाव में काम करने वाले लोग एक के बाद एक मरते जा रहे थे क्योंकि वहाँ प्लीग फैल गया था। इस वजह से नाव के लोग उन लाशों को एक एक करके समुद्र में फेंकते जा रहे थे। अब एक आदमी ऑरलॉक के कॉफिन की तरफ जाता है, वो उसे भी फेंकना चाहता था और जब वो कॉफिन खोलता है तो उसमें से कई सारे चूहे बाहर आते हैं और तभी ऑरलॉक उस आदमी की गर्दन पे काट के उसको मार डालता है। इधर विस्बर्ग में डॉक्टर फ्रांस एलन को देखने आते हैं। यहाँ फ्रांस एलन से बातें करते हैं और एलन उन्हें बताती है कि उसके पास साइकिक एबिलिटी है जिससे वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा लेती है और कभी कभी उसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है, जो कि उसे बहुत बुरे सपनों की तरह लगता है। बातों के बीच में ही एलन पोजेस होने लगती है और ये देख के डॉक्टर फ्रांस समझ जाते हैं कि एलन को कोई मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि वो एक खतरनाक एंटिटी के काबू में है। लेकिन फेडरिक और एना को लगता है कि क्योंकि एलन अपने पति से दूर है इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। उसी रात एलन की नींद खुलती है, उसे अजीब सा आभास होता है और जब वो बाहर जाके देखती है तो थॉमस उसके सामने ही बेहोश हो जाता है। थॉमस को वापस पाके एलन पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाती है और वो थॉमस का ख्याल रख रही थी। लेकिन दोस्तों, ऑरलॉक की ड्रैकुला की शिप विस्बर्ग के किनारे आके बुरी तरह टूट जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी और उससे चूहे पूरे विस्बर्ग में फैल गए थे। यानी ड्रैकुला ऑरलॉक जहाँ भी जाता है वहाँ प्लीग फैल जाता है। सारा शहर प्लीग से इन्फेक्टेड हो गया था और इंसान मर रहे थे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हरनॉक एक गार्ड को मारकर भाग जाता है और अपने लॉर्ड को लेकर मैनर जाता है। ऑरलॉक एलन को पाना चाहता है लेकिन दोस्तों एलन को धोखे से ऑरलॉक के पास नहीं लाया जा सकता। एलन को अपनी मर्जी से उसके पास आना होगा, इसलिए वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ जब डॉक्टर बॉडीज को देख रहा होता है तो वो समझ जाता है कि उन्हें चूहों ने नहीं मारा बल्कि उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये एक ड्रैकुला का काम है। तभी इन्हें पता चलता है कि हरनॉक वहाँ से भाग गया है और अब ये लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि उससे ही इन्हें पता चल सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। और डॉक्टर फ्रांस हरनॉक के घर पे इन्हें मिलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो बुरा सपना देख रहा था जिसमें वो एलन को अपने से दूर चले जाने को कह रहा था। एलन समझ जाती है कि थॉमस ने कुछ बहुत ही डरावना देखा है। अब जब एलन रात में सो रही होती है तो उसके सपने में ऑरलॉक आता है और वह एलन को बताता है कि उसके पति थॉमस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एलन को उसे बेच दिया है, जिसके बदले उसने थॉमस को सोने के सिक्के दिए हैं। दोस्तों, यहाँ उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जिसकी भाषा अजीब थी और थॉमस ने उस पे साइन किया था। अब ड्रैकुला एलन को 3 दिन का टाइम देता है और अगर एलन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो थॉमस को मार देगा और पूरे शहर को प्लीग से मरने के लिए छोड़ देगा। लेकिन एलन ड्रैकुला के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच उसकी आंखें खुलती हैं और वो एना को जमीन पे पड़ा देखती है जो उसके साथ सो रही थी। एना को बहुत सारे चूहे काट रहे थे, जिसके बाद एना की तबीयत काफी खराब होने लगती है और वो अगली सुबह फेडरिक को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सीने से खून पी रहा है। एलन समझ जाती है कि ये ड्रैकुला का काम है जो कि एलन को कमजोर करने के लिए सब कर रहा है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख के फेडरिक एलन और थॉमस को उनके घर से निकल जाने के लिए कहता है, जिस वजह से इनके बीच में बहस हो जाती है। डॉक्टर विलियम और फ्रांस हरलॉक की जगह पर जाते हैं
जहाँ ड्रैकुला की सील बनी हुई थी और कई निशान थे, जिससे फ्रांस को पता चल जाता है कि हर नॉक ड्रैकुला का स्लेव है। और अब वो उसके ऑफिस में छानबीन करते हैं, जहाँ उन्हें जमीन पे ईविल साइन गुदा हुआ दिखता है और यहाँ मिलती है इन्हें एक बुक। और उस बुक से डॉक्टर फ्रांस को समझ में आता है कि ड्रैकुला को थॉमस और एलन चाहिए, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए फेडरिक के घर जाता है। लेकिन दोस्तों, फेडरिक ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया था। फ्रांस फेडरिक को समझाने की कोशिश करता है कि लोगों की जान खतरे में है, लेकिन फेडरिक का मानना है कि जब फ्रांस ने आज तक कभी ड्रैकुला को देखा नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, इसीलिए वो इन दोनों को अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि उन्हें ड्रैकुला को दिन के वक्त ही ढूंढ के मारना होगा, वरना वो पूरे शहर को थॉमस और एलन को ढूंढने के लिए तबाह कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस शहर छोड़ने की बात करता है और इसी बीच एलन उसे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि वह एलन ही थी जिसने अपनी टीनेज में ड्रैकुला को बुलाया था, यानी मूवी का वही स्टार्टिंग सीन जब वो अपने गार्डन एंजल को बुला रही थी, क्योंकि उस वक्त एलन काफी ज्यादा अकेली थी और एक साइकिक होने की वजह से वो उस एंटिटी से बात कर सकती थी। इसी वजह से उसे बुरे सपने आया करते थे। लेकिन जब वो थॉमस से मिली तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। दोस्तों, और लॉक एलन को अपनी लवर समझता है और इसीलिए वो वापस आया है, क्योंकि उसे इनकी मैरिज के बारे में पता चल गया। इस बीच हम देखते हैं कि एलन वापस पोजेस होने लगती है और वो थॉमस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए चिल्लाती है। वो ड्रैकुला से बुरी तरह पोजेस्ड हो गई थी, लेकिन वो किसी भी तरह अपने आप को संभालती है। लेकिन ड्रैकुला एलन के जरिए थॉमस से ये कहता है कि वो एलन को उस तरह प्लेजर नहीं दे सकता जैसे कि वो देता है। ये कहने के बाद थॉमस और एलन फिजिकल हो जाते हैं। थॉमस एलन से वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सब एलन ड्रैकुला को दिखाना चाहती थी और ये सब ड्रैकुला देखता है, जिसे देखने के बाद वो उस रात एना और उसके बच्चों को जान से मार देता है। अगली सुबह सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एलन के जरिए ड्रैकुला को खत्म करेंगे, क्योंकि एलन ही वो कड़ी है जो ड्रैकुला से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि फेडरिक के परिवार को दफना दिया जाता है और वहाँ एलन को देखकर फेडरिक उस पे भड़क जाता है। तब थॉमस उसे सीने पे लगे ड्रैकुला के दांतों के निशान दिखाता है और कहता है कि ये सब कुछ सच है। यहाँ फ्रांस एलन से बात करता है और उसे बताता है कि वही एक है जो ड्रैकुला को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसे ड्रैकुला की बुक से पता चला है कि एक जवान लड़की के अपनी इच्छा से किए हुए बलिदान से ही ड्रैकुला को मारा जा सकता है और एलन ही वो लड़की है जो इस प्लेग को रोक सकती है और अपनी इच्छा से ड्रैकुला के साथ होगी। तब फ्रांस थॉमस को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो इन्हें रोक ना सके। फ्रांस एलन से कहता है कि पुराने समय में वो जरूर आइसिस की ग्रेट प्रीस्टेस रही होगी और आज के समय में वो इनका उद्धार करेगी। ये बोलकर वो थॉमस और बाकी सभी को लेकर काउंट की कब्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले फेडरिक लास्ट बार अपनी पत्नी की लाश को देखने जाता है। वो दुख से इतना ज्यादा गिर चुका था कि वो अपनी पत्नी को किस करता है और वो भी प्लीग से उसी के ऊपर मर जाता है। दूसरी तरफ एलन अपना काम पूरा करने के लिए तैयार होती है और थॉमस उसे गुड बाय बोलकर ड्रैकुला की कब्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो आखिरी बार अपनी पत्नी को देख रहा है। अब ये लोग ड्रैकुला के कासल में पहुंचते हैं और जब ये लोग कॉफिन हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ड्रैकुला नहीं है, बल्कि हर नॉक उसमें लेटा हुआ था, जिसे ये लोग जान से मार देते हैं। थॉमस समझ जाता है कि ड्रैकुला उसकी बीवी के पास गया होगा और इस बारे में फ्रांस को पता था, लेकिन थॉमस उनके रास्ते में ना आए, इसीलिए उन्होंने उससे ये बात छुपाई और अब वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस फिट्सबर्ग जाता है। दूसरी तरफ एलन ड्रैकुला को समन करती है और अपने आप को ड्रैकुला को समर्पित कर देती है। वो और लॉक को अपने खून पीने की अनुमति दे देती है और हम देखते हैं कि और लॉक एलन के सीने से उसका खून पीने लगता है। ये कर वो ड्रैकुला का ध्यान भटका रही थी ताकि सूरज की किरण आने तक ड्रैकुला वहीं रहे और ड्रैकुला सुबह तक उसका खून चूसता रहता है। और इस बीच सूरज उगता है और उसकी किरणें ड्रैकुला के ऊपर गिरती हैं, जिससे आरलॉक की आंखों से खून बहने लगता है और ड्रैकुला मर जाता है। साथ ही एलन का ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और तभी थॉमस पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपनी पत्नी को मरा हुआ देख के थॉमस एकदम टूट जाता है। दोस्तों, यहाँ एलन और ड्रैकुला दोनों ही खत्म हो चुके थे और ड्रैकुला और लॉक के मरने के साथ ही शहर से प्लेग खत्म हो जाता है और यहाँ थॉमस और एलन की प्रेम कहानी के खत्म होने के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोस्फेरेतु 2024 की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम 1 मिलियन की फैमिली बन सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।